जी अस्सलाम वालेकुम। IAS 16 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE शॉर्टली से कहते हैं। तो इसकी क्या अकाउंटिंग है, इसमें बेसिक में जनरल पहले आपको बता दूं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर ये याद रखें कि ये टेंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं आपके। इनके ऊपर इस्तेमाल के साथ जो इनकी वैल्यू में कमी आती है, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। और इसके अंदर इसकी जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर इसकी अपनी वैल्यू और जहाँ से इसको परचेज़ किया वहाँ से इस्तेमाल की जगह पे लाने तक के जहाँ पे उसको इस्तेमाल करना है, और इसको इस्तेमाल की हालत में लाने के लिए कि जिस हालत में से इस्तेमाल किया जाएगा, जितनी भी कॉस्ट यानी कि इस्तेमाल करने से पहले पहले तक जितने भी एक्सपेंसेस लगते हैं उन्हें इसकी कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। ये एक जनरल रूल है। अब इसके बारे में मैं डिटेल से आपको ज़रा जल्दी से बता दूं तो ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर ऑल्सो रिफर टू एज PPE आर टेंजिबल आइटम्स। तो टेंजिबल होते हैं यानी कि जिन्हें छुआ जा सकता है। IAS 38 में हमने पढ़ा था इंटेंजिबल्स का। हेल्ड फॉर यूज़ इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। ठीक है जी, प्रोडक्शन के लिए सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन के लिए प्लांट वगैरह आ गया, सप्लाई वगैरह के लिए ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स आ गई। आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज़ ड्यूरिंग मोर देन वन। ओबियसली लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात है तो ये 1 साल से ज़्यादा देर इस्तेमाल होने चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट PPE इज़ क्लासीफाइड एज टेंजिबल एसेट। एसेट कैन बी सेपरेटेड इनटू टू, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ये एक टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल आपको होता है लैंड वगैरह और बिल्डिंग, इक्विपमेंट, प्रोडक्शन फैसिलिटी। एग्जांपल्स इंटेंजिबल की देखेंगे कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज वगैरह, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। टेंजिबल पे आपको पता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है और इंटेंजिबल के ऊपर अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट होती है। अब रिकग्निशन एंड मेजरमेंट इसकी क्या है। PPE शुड बी रिकगनाइज्ड बाय कंपनी ओनली। रिकग्निशन में मुराद आपको पता होता है कि बुक ऑफ अकाउंट में इसको एज एन एसेट कब हम मानेंगे कि ये हमारा एसेट है। तो इसमें 2 कंडीशन है। इट इज़ प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टू दी एंटिटी, कि इस एसेट के साथ जो भी बेनिफिट्स जो कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसका अटैच्ड है वो एंटिटी को उनका फ़ायदा पहुंचेगा, हमारी कंपनी को पहुंचेगा। द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, कि इसकी जो कॉस्ट है एसेट की वो हम रिलायबली जो है वो मेजर कर सकें, हमें पता हो कि ये ठीक कॉस्ट है उसकी, यानी कि कोई मार्केट वगैरह कोई बेस होनी चाहिए जिससे हम उसकी कॉस्ट का अंदाज़ा लगा सकें। तो रिकग्निशन की 2 कंडीशंस आ गई। अब इनिशियल कॉस्ट ऑफ PPE आइटम में इंक्लूड, अब इसकी कॉस्ट को आपने जो रिकॉर्ड करना है, मेजरमेंट करनी है आपने, तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो इनिशियल कॉस्ट पे इट्स परचेज़ प्राइस, इसकी परचेज़ प्राइस, इस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कोई हों, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हों, सेल डिस्काउंट हों या कोई रिबेट्स हों, वो माइनस हो जाएंगे ये चीज़ें। एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी ऑपरेशनल। तो यानी कि कोई भी कॉस्ट जो कि एसेट को उस जगह और उस हालत में लाने के लिए कि जिसमें हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी लाजमी कॉस्ट है इस अमल में वो इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। यानी कि अगर हमने एसेट चाइना से मंगवाया तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन के, टोल टैक्स वगैरह के सारे चार्जेस उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द एसेट। ठीक है, एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन से कहते हैं ARO, कि जिस जगह पे आपने ये प्लांट वगैरह लगाया है, कल को जब भी आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है, वो आपने सोचा होता है 20 साल 30 साल जो भी आपके प्रोजेक्ट की लाइफ है, उसके बाद इस एसेट को डिसमेंटल करने का, उसे रिमूव करने का उस जगह से, उस पर एक लागत आती है और उस डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है। फिर उसको रिमूव करना है, फिर आपने जो लैंड था उसको अपनी असल हालत में लेके आना है। ठीक है, उसको आपने ठीक करना है जहाँ पे लोकेट था, रिस्टोर करना है साइट को। तो इस सारी कॉस्ट को एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन कहते हैं। इसकी जो फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली आप 20 ईयर्स बाद की बात करेंगे। आफ्टर 20 ईयर्स व्हेन द एसेट हैज़ बीन फुली यूटिलाइज और द प्रोजेक्ट हैज़ बीन completed, we will dismantle this plant and machinery or equipment, and we will remove these things from there. So what is the cost associated with this dismantling, to be known as asset retirement obligation,
तो जितनी भी वो कॉस्ट होगी उसकी हम आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, वो भी इसकी कॉस्ट में शामिल होगी। तो एसेट की अपनी कॉस्ट, इसको ख़रीदने की जगह से इसके जहाँ पे हम इस्तेमाल करना है वहाँ तक लाने तक, और उसके बाद इसके अंदर हम जो जितनी भी कॉस्ट इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस्तेमाल वगैरह में लाने के लिए, और ऐसे रिटायरमेंट ऑब्लिगेशंस की प्रेजेंट वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे। अब इसमें एग्जांपल दी गई कि क्या क्या चीज़ें कैपिटलाइज होती है। कैपिटलाइज से मतलब है कि कॉस्ट में ऐड होती हैं एसेट के, एक्सपेंस नहीं बनाते, एसेट बनाते हैं। तो बिल्डिंग के अंदर देखें, पर बिल्डिंग की परचेज़ कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन परमिट की जो कॉस्ट है, आर्किटेक्चर के डिज़ाइन की जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, इंजीनियरिंग सर्वे है। ये सारी कॉस्ट जो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं किसी जो बिल्डिंग वगैरह बना रहा है तो उस बिल्डिंग के बनने से पहले तो वो सारा कॉस्ट में ही आएगा। इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट की परचेज़ कॉस्ट है, उसको इंस्टॉल करना, टेस्टिंग कॉस्ट है, इक्विपमेंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जो बंदों ने चलाना उसको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी कॉस्ट। तो ये इस एसेट के चलने से पहले के जितने एक्सपेंसेस हैं। एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन मैंने आपको बता दिया कि जब एसेट प्लांट वगैरह यूज़ हो जाता है तो उसको हमने वहाँ से डिसमेंटल करना होता है, साइट को रिस्टोर करना होता है। इसकी जो भी कॉस्ट वगैरह आती है वो भी आपकी ऑब्लिगेशन में ऐड होता है, इसे एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन कहते हैं। ओबियसली दिस ऑब्लिगेशन इज़ हैपनिंग इन फ्यूचर, तो जितने ईयर्स बाद हो रहा है उसको आप लेके अपने डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो एज अ जनरल रूल जो आपका रिपेयर होगा प्लांट वगैरह को, अगर रिपेयर किया जाएगा बाद में तो वो तो रूटीन एक्सपेंसेस हैं, उसको आप एक्सपेंस बना देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ले जाएंगे। जो रिप्लेसमेंट है ऑब्वियसली ये हैवी एक्सपेंसेस होते हैं और अक्सर इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तो रिप्लेसमेंट को जो हम यानी कि मैनुअल से मैकेनिकल पे, ऑटोमेटिक पे चले गए, इस तरह की चीज़ें, नॉन फैंसी से फैंसी पे चले गए, तो रिप्लेसमेंट्स को आप क्या करेंगे, उसको आप कैपिटलाइज कर देते हैं। रिपेयर्स को एक्सपेंस बना देते हैं, रिप्लेसमेंट को कैपिटलाइज मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर देते हैं। और अगर आपने कोई बंडल्ड परचेज़ किया, फॉर एग्जांपल आपने लैंड, बिल्डिंग और कोई व्हीकल वगैरह इकट्ठी खरीद ली है, तो फिर आप उसको क्या करते हैं कि उनकी फेयर वैल्यू के लिहाज से, और आपने टोटल एक ही प्राइस दी है, 3 चीज़ें खरीदी, एक ही प्राइस दी, तो आप उसकी फेयर वैल्यू के लिहाज से उसकी अपोर्शन करके कॉस्ट निकाल लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है कि XYZ कंपनी है, उसने 80 मिलियन पे किया बंडल परचेज़ के लिए, इसमें लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी, उसने 3 चीज़ें खरीदी। अब उसने टोटल इन तीनों के लिए 80 मिलियन दिया, हमें नहीं पता कि अलग अलग से हर चीज़ के लिए कितना दिया, लेकिन मार्केट में जो उसकी फेयर वैल्यू है वो जो लैंड है वो 30 मिलियन का है, 50 मिलियन का आपके पास बिल्डिंग है और 20 मिलियन का आपके पास मशीनरी है। तो अब आप क्या करेंगे, टोटल प्राइस आपके पास, और ये आपके सामने 30, 50 और 20 को उसने परसेंटेज टोटल करें 100 है, 30/100, 50/100, 20/100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी आपके पास। आपने परसेंटेज देख ली, फेयर वैल्यू जो 80 मिलियन थी उसमें से कितने कितने परसेंट है। अब टोटल प्राइस उन्होंने 80 मिलियन ऐड पे की है, आप 80 मिलियन का 30% लेंगे तो 24 आ जाएगा, 80 का 50% लेंगे 40 आ जाएगा, 80 का 20% लेंगे 16 मिलियन आ जाएगा। तो ये उसकी कॉस्ट आपके सामने आ गई। इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको एक एग्जांपल दिएगा बंडल परचेज़ में, फिर आप उसकी फेयर वैल्यू की अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शन के लिहाज से कॉस्ट एलोकेशन कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन में बात करेंगे, आपको पता है टेंजिबल एसेट्स जो छुए जा सकते हैं और जिनकी वैल्यू में कमी आती है, जैसे लैंड में नहीं आती है तो उसमें हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो वियर एंड टियर ओवर टाइम एसेट्स के अंदर होता है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो कि टेंजिबल एसेट, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। इसके 2 मेथड हैं इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप क्या करते हैं कि हमेशा उसकी कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं। मसलन अगर आपने 5 लाख रुपए का कोई एसेट ख़रीदा तो आप फर्स्ट ईयर उसकी 10% डेप्रिसिएशन है फॉर एग्जांपल, तो आप पहले साल भी उसका 10% ही लेंगे 5 लाख का, जो कि 50,000 है, दूसरे साल भी 50,000, तीसरे साल भी 50,000, चौथे साल भी 50,000, यानी कि वो रेट आप सेम अप्लाई करते जाते हैं उसकी कॉस्ट के ऊपर। लेकिन जब आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे आते हैं, या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इसे कहते हैं, या एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, जो कि पहले ईयर्स में ज़्यादा बाद में कम होती जाती है, उसके अंदर आप क्या करते हैं
कि आप बुक वैल्यू के ऊपर रेट अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 10% ही रेट है लेकिन बुक वैल्यू पे है, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन आई 50,000, जो कि पहले साल की दोनों में सेम होती है। पहले साल के एंड पे बुक वैल्यू रहेगी, कोई एसेट 5 लाख का था तो 4.5 लाख रहेगी। अगले साल में 4.5 लाख के ऊपर, क्योंकि बुक वैल्यू 4.5 लाख है, तो डिमिनिशिंग में डिक्लाइंड वैल्यू के ऊपर निकालेंगे, उस पर 10% निकालेंगे, वो 45,000 आ जाएगा। 4.5 में से 45 निकाला तो 4,05,000 आ जाएगा। फिर अगले साल 4,05,000 पे 10% निकालेंगे, वो 40,500 आ जाएगा। फिर 40,500 में से 4,05,000 में से 40,500 माइनस किया जाएगा। तो इसमें डिक्लाइनिंग बैलेंस हर दफ़ा जो डेप्रिसिएशन माइनस करके आती है बुक वैल्यू, उस पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ये 2 डिफरेंट मेथड्स हैं, ये आपका डिफरेंट। तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन भी देख लें, आल्दो ये नहीं है आपका। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में ऐसे ही कहते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूनिट प्रोड्यूस के लिहाज से आप कर लेते हैं कि आपके यूनिट प्रोड्यूस की कितने यूनिट्स प्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग द फेयर वैल्यू लेस रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट विद इन द यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। ठीक है, तो वही बात कि आप उसके एसेट्स के लिहाज यूनिट्स के लिहाज से डिवाइड कर देते हैं। इसके अंदर और भी मेथड्स में काफ़ी हैं, हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये बेसिकली आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। इसमें आपने इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया देख लिया, रिकग्नाइज कब करना है, इसकी मेजरमेंट किस में करनी है, इसकी कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल का कॉन्सेप्ट देख लिया, और डेप्रिसिएशन के आपने मेथड्स देख लिए।